दोस्तों एक समय ऐसा था जब हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बारे में कोई नहीं जानता था। हमारे देश की केंद्र सरकार भी यहाँ की राजनीति और यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में कोई खास रुचि नहीं लेती थी। हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया भी यहाँ की खबरों के बारे में कुछ ज़्यादा दिखाती नहीं थी, इन्हें नेगलेक्ट किया जाता था। जबकि एक समय तो ऐसा आ गया था कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को बाहरी समझा जाता था, विदेशी समझा जाता था, इनके साथ भेदभाव किया जाता था, साथ ही इनको चाइनीज़ और मोमो कहकर बुलाया जाता था। लेकिन तभी दोस्तों असम की धरती पर एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति को हिलाकर रख दिया। और अब तो ऐसा समय आ गया है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई पत्ता भी हिलता है तो उसकी गूंज केंद्र में दिल्ली के सत्ता के गलियारों में बैठे हुए लोगों तक सुनाई देती है और पूरे देश में साथ ही पूरे वर्ल्ड में भी यहाँ की राजनीति दिखाई देती है, यहाँ की राजनीति मायने रखती है। दोस्तों असम में एनडीए गठबंधन बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ। अब की बार एनडीए गठबंधन 100+ सीटें जीतकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में एक पावरफुल लीडर हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बीजेपी और हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्होंने 126 विधानसभा सीटों में 100+ जीतकर एक इतिहास रच दिया है। और साथ ही हम जानेंगे कि आखिर कांग्रेस के हार के पीछे क्या कारण रहे थे और अब की बार पहली बार आसाम में चुनाव लड़ रही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आदिवासियों की पार्टी मानी जा रही है, आखिर उन्होंने उनकी एक भी सीट क्यों नहीं आ पाई, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम विधानसभा चुनाव के रिजल्टों के बारे में अगर हम बात करें तो 126 विधानसभा सीटों में कुल टोटल एनडीए गठबंधन ने 102 सीटें जीती हैं, जिनमें इनके साथ जो गठबंधन बनाकर चल रही थी पार्टी, एक तो बोडो पीपल फ्रंट जिन्होंने 10 सीटें जीती हैं और साथ ही दूसरी थी असम गण परिषद जिन्होंने भी 10 सीटें जीती हैं। पहले इनके साथ एक पार्टी और हुआ करती थी। 2021 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें बोडोलैंड की एक और पार्टी थी यूपीपीएल। अब की बार उन्होंने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जबकि बोडो पीपल फ्रंट पिछली बार कांग्रेस के साथ अलायंस बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन पिछली बार इनकी 4 सीटें आई थी। लेकिन अब की बार इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन बनाया और अब की बार 10 सीटें इनकी आई है और असम गण परिषद की भी 10 सीटें इनकी आई है। जबकि कांग्रेस और उनके साथ जो अलायंस बनाकर लड़ रही थी उनमें कांग्रेस की 21 सीटें कुल टोटल, जिनमें से कांग्रेस की 19 और राइजर दल की जो वहाँ की लोकल पार्टी है उसकी 2 सीटें आई है। बाकी एआईयूडीएफ की कुछ 1-2 सीटें उनकी आई है। अब की बार पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया है और प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। अब आखिर दोस्तों ऐसा क्या किया हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी सीटें आई, क्योंकि उनके कार्यकाल में रहते हुए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए और उन्होंने अपने हिंदुत्व की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए यह साफ तौर पर कह दिया था कि हमें मुसलमानों से वोट चाहिए नहीं, हम हिंदुवादी पार्टी हैं, हम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए चलने वाली पार्टी है। तो उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि हमें मुसलमानों की वोट चाहिए ही नहीं, जबकि कांग्रेस अब एक तरीके से मुसलमानों की ही पार्टी बनकर रह गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने बताया कि 2014 के बाद 2014 के से पहले जो स्थिति थी वो असम की कैसी थी और साथ ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को किस तरीके से देखा जाता था, और 2016 के बाद उन्होंने कैसे डेवलपमेंट किया, असम को कैसे लगातार तेजी से उभरते हुए राज्यों में शामिल कर दिया, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया और उन्होंने सोशल मीडिया का इसमें बहुत भरपूर उपयोग किया। दूसरा, उन्होंने जनता से जुड़े हुए जो भी मुद्दे थे उन्हें प्रमुखता से उठाया। उन्होंने एक तो सबसे पहले जो अवैध बांग्लादेशी थे और साथ ही जो बांग्लादेशी मुसलमान थे उनके लिए उन्होंने खुलकर बोला कि हम एक भी अवैध बांग्लादेशी हो उनको यहाँ पर रहने नहीं देंगे, उनको यहाँ से भगा देंगे। मियाँ का मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया, और ये बांग्लादेशी घुसपैठियाओं को हम जितना हो सकता है इतना तक जाके उनको कैरियर में रखने का, भगवाने का, मैं काम करने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये साफ सिद्ध कर दिया था कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेश म्यांमार से कहीं से भी आए हुए हों उनको असम में नहीं रहने देंगे, उनको डिटेंशन सेंटर में पहले ही भेज दिया गया और बाकी जो भी बच्चे कुचे लोग हैं वो पहले ही इनके डर से वहाँ से चले गए थे। दूसरा, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोलते हुए साफ कह दिया था कि मदरसों को हम कभी संचालित नहीं होने देंगे। इन्होंने मदरसों के खिलाफ भी लगातार आवाज़ उठाई है और मदरसे लगभग वहाँ पर बंद हो चुके हैं। तीसरा दोस्तों, इन्होंने क्या किया
कि जो भी वहाँ की जो विपक्षी पार्टी है, एक तो कांग्रेस पार्टी है और साथ ही AIUDF और चाहे दूसरी वहाँ की लोकल पार्टी है जो कांग्रेस के साथ अलायंस बनाकर लड़ रही थी, उनके नेताओं के खिलाफ जमकर इन्होंने बोला। साथ ही वहाँ के जो कांग्रेस के लीडर हो, गौरव गोगोई हो या फिर पवन खेड़ा हो, इनके खिलाफ इन्होंने लगातार जमकर इन्हें निशाना बनाए रखा। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हाजिरा लगाने के लिए। और इन्होंने चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी समुदायों के लिए भी प्रमुखता से आवाज़ उठाई। इन्होंने कहा कि 200 से अधिक सालों से जो हमारे आसाम में रह रहे हैं, जो बाकी राज्यों से आए हुए लोग हैं, चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, वहाँ से आए हुए लोग हैं जो 200 से अधिक सालों से आसाम में रह रहे हैं, उनको भी क्या किया जाएगा, ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। हमारे चाय बागान का मजदूर 200 साल बागान में रहा, लेकिन उनका बागान का जो जगह में वो लोग रहा उनका ऊपर कोई अधिकार नहीं था। आज से असम सरकार चाय बागान का श्रमिकों को भूमि का अधिकार देने का काम शुरू किया है। मेरा विश्वास है हम लोग ये काम में सफल होंगे। और उन्होंने प्रमुखता से जो भी मुद्दा रखा, चाहे हिंदुत्व हो, चाहे राष्ट्रवाद हो, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खुलकर बोला और उन्होंने चीन के खिलाफ भी खुलकर बोला। वो कभी किसी से डरे नहीं और उन्होंने जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, उन्होंने वो काम मजबूती से उठाया और उन्होंने आसाम को एक तेजी से उभरता हुआ राज्य बनाया। और आसाम की जो प्रगति और इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको अगर हम देखें तो वो अपने आप में काफ़ी काबिले तारीफ है। तो इन्होंने आसाम को एक उग्रवाद से एक दूर हटाकर उन्होंने एक ऐसा आसाम बनाया जो सभी समुदायों को लेकर चलने वाला है, जो तरक्की की ओर जाने वाला है, जो तेजी से उभरता हुआ राज्य है। जैसे दोस्तों इन्होंने असम में प्रचार के दौरान बूथ लेवल पर नीचे से नीचे जो बीजेपी गठबंधन के साथ जुड़े हुए आदमी है या कार्यकर्ता है उनको साथ लेकर जमीनी पकड़ मजबूत की, जिसकी वजह से ये काफ़ी लोगों तक पहुंचने में सफल हो गए और जनता को अपनी ओर, जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो गए। और इन्होंने जो भी काम किए तो उनमें मुख्य कारणों को अगर हम बात करें तो बीजेपी की जीत के नेतृत्व और चुनावी रणनीति। एक तो बीजेपी की जो चुनावी रणनीति थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा जो हेमंत बिस्वा शर्मा का जो करिश्माई नेतृत्व है, उन्होंने पूरे आसाम के लोगों को अपनी ओर खींचने में सफलता हासिल की। और साथ ही इन्होंने जैसे असम गण परिषद से गठबंधन बनाया और बोडो पीपल फ्रंट बोडोलैंड की प्रमुख पार्टी थी जो 10 से 15 सीटों पर अपना प्रभाव रखती थी, उनको भी अपने गठबंधन में शामिल किया, जिसकी वजह से उनकी भी 10 सीटें आ गई और असम गण परिषद की भी 10 सीटें आ गई। तो इन्होंने क्या किया, इनके साथ भी गठबंधन बनाया और असम गण परिषद के साथ भी इन्होंने गठबंधन बनाया, जिसकी वजह से जो भी आदिवासी समुदाय के लोग थे, जो आदिवासी बेल्ट के लोग थे, वो भी इनके साथ जुड़ गए। असम गण परिषद को जो मानने वाले लोग थे वो भी इनके साथ जुड़ गए। बाकी बीजेपी को मानने वाले लोग थे वो भी इनके साथ जुड़ गए। तो मतलब लगभग पूरा आसाम इनके साथ जुड़ चुका था। एक मुसलमानों को छोड़कर जिनके ये सख्त खिलाफ थे और जो बाकी सभी हिंदू लोग थे वो उनके साथ जुड़ते चले गए और आम लोग भी इनके साथ जुड़ते चले गए। असम के डेवलपमेंट और तरक्की को देखते हुए जो असम का आम युवा था वो भी इनके साथ जुड़ता चला गया। साथ ही दोस्तों अगर हम देखें तो विकास और डबल इंजन सरकार, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार होती है, अगर केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार होती है तो यह अपने आप में डबल बेनिफिट देता है। अब मान लो केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार है और जैसे मान लो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ जाती है असम में, तो वहाँ पर क्या है, वो विकास और डेवलपमेंट देखने को ही नहीं मिलता, क्योंकि जो डबल इंजन की सरकार होती है केंद्र और राज्य में, वहीं पर ज़्यादा फंड मिलता है, वहीं पर ज़्यादा तरक्की देखने को मिलती है, वहीं पर मिलजुल कर काम करने को देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये बहुत फायदेमंद रहता है। और वहाँ के लोग भी यही सोचते हैं कि जैसे केंद्र में जिसकी सरकार है, अगर राज्य में भी उसकी सरकार रहेगी तो वहाँ के लोगों के ऊपर और वहाँ के विकास परियोजनाएं, साथ ही वहाँ की तरक्की के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसकी वजह से डबल इंजन की सरकार होने से वहाँ पर बहुत फायदा मिलता है। अगर हम बात करें घुसपैठ का मुद्दा तो इन्होंने लगातार उठाया हुआ है और अब की बार तो बंगाल में भी सरकार आ गई है, तो अब की बार तो इन्होंने तय कर लिया है कि एक भी अवैध बांग्लादेशी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, साथ ही बंगाल में नहीं रह पाएगा। और पूरा देश भी यही चाहता था कि हमारे देश में जो इलीगल माइग्रेंट्स थे वो आखिर आ कैसे गए, उनका चयन कैसे बना हुआ था, उन सबको तोड़ना और उनको वापस भेजना, क्योंकि पिछले दिनों में बांग्लादेश ने जो हमारे साथ किया वो काफ़ी घृणित और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण देखने को मिलता है। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, कल्याणकारी योजनाएं, अरुणोदय योजना और चाय बागान समुदाय के लिए विशेष आर्थिक व सामाजिक कदमों जैसे भूमि अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार, स्वास्थ्य के लिए जो भी काम किया, हॉस्पिटल्स बनवाए, उनके लिए क्या किया गया, भाजपा को मजबूत आधार मिल गया, जिसकी वजह से भाजपा वहाँ पर अपनी पैठ बनाने में काफ़ी सफल हुई। और आगे अगर हम देखें तो संगठनात्मक ताकत और गठबंधन की बात करें तो असम गण परिषद और साथ ही
जो भी संगठन थे, बोडो पीपल फ्रंट है, उनके साथ इन्होंने गठबंधन बनाया और अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लिया। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि ध्रुवीकरण और जनसांख्यिकी के कारण भी यहाँ पर देखने को मिला। विपक्षी दलों ने क्या किया कि विपक्षी दलों के बिखराव और हिंदू वोट बैंक के एकीकरण, हिंदू सारे एक साथ हो गए, जिन्होंने क्या किया, परिणाम को भाजपा के पक्ष में करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तो विपक्ष अगर मजबूत होता है तो वहां पर क्या होता है, काफी बराबर का बैलेंस देखने को मिलता है। अब विपक्ष जब बिखरा हुआ पड़ा है तो इनके पक्ष में वोट जाने ही थे, क्योंकि वोटर भी, अब आजकल के वोटर एजुकेटेड हैं, वो भी सोचते हैं कि विपक्ष में कोई अगर दम नहीं है, क्योंकि गौरव गोगोई तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए जो कांग्रेस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी। तो विपक्ष अगर बिखरा हुआ पड़ा है तो वहाँ का डेवलपमेंट कैसे होगा, वहाँ में योजनाएं कैसे लागू होंगी, वहाँ का विकास कैसे होगा, इन सबको देखते हुए वहाँ पर क्या किया गया, बीजेपी को ही एक प्रमुख पार्टी के रूप में देखा गया और वहाँ के लोग बीजेपी की ओर ही आकर्षित होते चले गए। अब दोस्तों इसमें तो ये प्रमुख कारण थे बीजेपी गठबंधन के जीतने के, और हेमंत बिश्व शर्मा का करिश्माई नेतृत्व तो आप और हम देख ही चुके हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर कांग्रेस की हार के पीछे क्या कारण थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी काफ़ी पावरफुल तरीके से असम में एंट्री की थी, उनके हार के क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांग्रेस के हार के क्या कारण थे। क्योंकि कांग्रेस में दोस्तों अगर हम देखें तो कांग्रेस असम में गौरव गोगोई के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, और कांग्रेस ने कई गलतियां यहाँ पर की, क्योंकि वह गठबंधन बनाने में नाकामयाब हो गई। क्योंकि ये गए थे झारखंड में हेमंत सोरेन से मुलाकात करने, जिसकी वजह से इनके आपस में कुछ बनी नहीं, और हेमंत सोरेन ने भी अपनी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया, और साथ ही इन्होंने क्या किया, अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो इनके साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही थी AIUDF, अब AIUDF भी एक तरीके से मुसलमानों की पार्टी मानी जाती है, मुस्लिम बहुल पार्टी मानी जाती है, और कांग्रेस भी उस समय, अब AIUDF भी अलग चुनाव लड़ रही थी, जिसकी वजह से जो मुसलमान वोटर थे वो भी इनसे कट गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको काफ़ी कम संख्या में वोट देखने को मिले। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन असम सम्मिलित मोर्चा ने 126 में से 21 सीटें जीती, जिनमें से 19 सीटें कांग्रेस की आई थी। इसमें क्या हुआ कि नेतृत्व का संकट और प्रमुख नेताओं की हार। नेतृत्व इसमें कोई पावरफुल लीडर ऐसा नहीं था, क्योंकि गौरव गोगोई खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, क्योंकि ये भी 23,000 वोटों से चुनाव हार गए। बड़े नेताओं की हार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ दिया। और दूसरा दोस्तों, संगठनात्मक कमजोरी, संगठन की कमजोरी सामने देखने को मिल रही थी, क्योंकि जहां भाजपा का चुनाव तंत्र बूथ स्तर पर, मतलब सामान्य नीचे से नीचे जुड़ा हुआ स्तर था, उनको भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रखा बीजेपी का। तो वहीं कांग्रेस केवल रैलियों तक ही सीमित रही, जमीनी स्तर पर संगठन का ढांचा भाजपा के मुकाबले काफी कमजोर साबित हुआ। विपक्षी मतों का विभाजन हो गया, कांग्रेस ने AIUDF के साथ गठबंधन तोड़ दिया, जिससे अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव हुआ, और साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य छोटे दलों के अलग चुनाव लड़ने से भाजपा विरोधी वोटों में सेंध लगी, जिसकी वजह से भाजपा के जो वोटर थे उनमें सेंध लगाने में नाकामयाब हो गए। अब दोस्तों अगर हम बात करें भाजपा का विकास और पहचान का नैरेटिव, भाजपा ने जिस तरीके से, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस तरीके से सोशल मीडिया का उपयोग किया और नैरेटिव बनाने में वो कामयाब हो गए, तो उसमें उनको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिला। तो इसमें यही कहा गया है कि भाजपा का विकास और पहचान का नैरेटिव, और साथ ही वहाँ के आदिवासी जुड़ाव, जैसे वहाँ के बागुरुम्बा महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी का शामिल होना, लगातार बैक टू बैक 4-5 यात्राएं आसाम की करना, और अमित शाह जी की भी लगातार वहाँ पर यात्राएं करना, तो असम के लोगों को इतना इम्पोर्टेंस उनको महसूस हुआ कि यहाँ पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने नैरेटिव फैलाने में क्या किया, कामयाबी हासिल की। विकास योजनाओं और स्वदेशी मुद्दे को मजबूती से बुनाया, जिससे कि सामने कांग्रेस का नूतन असम, कांग्रेस ने जो कहा था कि हम नया असम बनाएंगे, वो फीका पड़ गया। दूसरा, गठबंधन की विफलता देखने को मिली, चाय बागान और आदिवासी वोटों का खिसकना। पहले चाय बागान और आदिवासी वोट कांग्रेस के वोट माने जाते थे, लेकिन कांग्रेस की जब सरकार रही तो उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया, साथ ही अवैध घुसपैठिया और उनको भी इन्होंने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक जो हुआ करती थी, इन्होंने भी इस बार भी भाजपा पर भरोसा जताया, और 370 उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर जो कांग्रेस ने विरोध किया था इनके हटाने के ऊपर थे, तो पूरे देश में ऐसा बन गया था कि कांग्रेस क्या करने वाली है, कांग्रेस देश को आगे बढ़ाने वाली नहीं है। तो ऐसा वहाँ के लोगों का सोचना, शायद ही पूरे देश के लोगों का ऐसा सोचना बन गया, जिसकी वजह से बंगाल में कुछ नहीं कर पाई है, साथ ही वहाँ पे तमिलनाडु में कुछ नहीं कर पाई, तो लगातार ऐसी जगह पर पांडुचेरी में कुछ नहीं कर पाई, केवल केरल को छोड़कर, तो लगातार ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी वजह से कांग्रेस वहाँ पर 19 सीटों पर
सिमटकर रह गई। कुल टोटल गठबंधन 21 सीटों पर सिमटकर रह गया। अब दोस्तों ये थी कांग्रेस के हार की मुख्य वजह। ना तो कांग्रेस लगातार वहाँ के आम लोगों तक अपनी पकड़ मजबूत बना पाई, ना अपनी पहचान बना पाई, ना वहाँ के जो आम लोगों तक पहुँच पाई, बूथ स्तर तक जो सामान्य स्तर पर जो भी कार्यकर्ता थे ना उन तक पहुँच पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों सबसे जो मुख्य कारण ये था कि अब की बार बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला था। उसमें क्या हुआ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड की प्रमुख पार्टी है, आदिवासियों की प्रमुख पार्टी है, उनके नेता हेमंत सोरेन ने पावरफुल तरीके से आसाम में एंट्री की थी और अब की बार ऐसा लग रहा था कि 10 से 15 सीट तो लगभग वो ले ही जाएंगे, लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिली। इसके पीछे क्या कारण थे दोस्तों? असम के लोगों का ये मानना था, जो सबसे प्रमुख कारण था उनका ये मानना था कि बाहर से आए हुए लोग, बाहर से मतलब झारखंड के ये सीएम है अभी, तो आसाम की ही पार्टी काफ़ी, यहीं पर तो काफ़ी पार्टी हैं, बाहर से आए हुए लोग हमारे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये कैसे मायने रखता है, और साथ ही जो बाहर के आए लोग हमारे लोगों के बीच में आकर कैसे अपनी पैंट जमा सकते हैं। तो इनको क्या किया गया, एक तरीके से भारी समझा गया, जिसकी वजह से लोगों ने इनके ऊपर खास रुचि नहीं ली। हालांकि ये चाय बागानों और साथ ही जो संताल समुदाय के लोग थे, जो आसाम, वो झारखंड और बिहार उड़ीसा से गए हुए लोग थे, उनके ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया। अब जिसकी वजह से क्या किया, इन्हें बाहरी पार्टी समझा गया, इन्हें बाहर का समझा गया, जिसकी वजह से इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा एक और इनका प्रमुख कारण था, ये गठबंधन बनाने में नाकामी हो गई। इनको यह आत्मविश्वास था कि वहां के जो आदिवासी समुदाय है वो इनको काफी बढ़ चढ़कर अपनाएंगे, इन्होंने काफी प्रचार प्रसार भी किया था, बढ़ चढ़कर अपनाएंगे, इनके ऊपर भरोसा भी जताएंगे। लेकिन क्या हुआ, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, जिसकी वजह से अति आत्मविश्वास के कारण कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने में नाकामयाब हो गए, जिसकी वजह से 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर सकी। कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने के कारण विपक्षी वोटों का विभाजन हुआ, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिला। अब दोस्तों संगठनात्मक उपस्थिति की कमी, क्योंकि ये आते थे झारखंड से, चुनाव प्रचार करके वापस चले जाते थे। लोगों का यही सोचना था कि ये जीत जाएंगे, विधानसभा के चुनाव जीत जाएंगे, तो चुनाव जीतने के बाद फिर अपने घर चले जाएंगे। यहाँ पर विकास कौन करेगा, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनके ऊपर ध्यान कौन देगा। तो यह संगठनात्मक उपस्थिति की कमी, जेएमएम का यह असम में चुनावी पदार्पण था। हालांकि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने व्यापक प्रचार किया, लेकिन पार्टी जमीनी स्तर पर अपना आधार नहीं बना पाई। तीसरी बात इनकी ये थी कि मुद्दों पर पकड़ की कमी। जेएमएम ने चार जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति एसटी का वादा किया था, दर्जा और भूमि अधिकारों के मुद्दे उठाए, और साथ ही लेकिन भाजपा ने इन पर पहले ही काफ़ी काम कर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, क्योंकि बीजेपी भी इनको एसटी में शामिल करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर चुकी थी, उनके लिए काफ़ी काम पहले ही कर चुकी थी। भूमि के अधिकारियों के लिए उन्होंने फैसला कर लिया था और ऑर्डर भी दे दिए थे, साथ ही जमीन का मालिकाना हक भी इनको दिया गया था। तो बीजेपी पहले इनके लिए काफ़ी काम कर चुकी थी। और जैसे बोडोलैंड के अलावा जो भी आदिवासी संगठन थे, 28 आदिवासी संगठन थे, तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनको भी अपने पक्ष में कर लिया था। दूसरा संसाधन और चेहरा, राष्ट्रीय दल के मुकाबले एक क्षेत्रीय दल के रूप में जेएमएम के पास असम में भाजपा के संसाधनों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संगठन नहीं था, जिसकी वजह से इनको एक भी सीट नहीं मिल पाई। तो दोस्तों ये थे हेमंत सोरेन और साथ ही जेएमएम की पार्टी की हार के कारण, जिसकी वजह से इनको एक भी सीट नहीं मिली। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है और आप इस विषय में क्या सोचते हैं, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।